हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का रोहित फॉर चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विमलेश कुमार और मेरे माध्यम से वर्ग 10 का संसाधन जो चैप्टर चल रहा है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। हम लोग पढ़े थे संसाधन के वर्गीकरण के बारे में और आज देखेंगे उसको। जैसे हमने पिछली कक्षाओं में बताया था कि संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स रूप में, तो आज हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो चलिए, जैसा कि हम लोगों ने बोर्ड पे हम लिख चुके हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में आप लोग को बता चुके हैं। आज हमने इसका जो है परिभाषा सहित बताने का निर्णय लिया है। चलिए तो देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं। जैसा कि हमने लिखा है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं, यानी कि हमारे पर्यावरण में जो वस्तु पहले से मौजूद है उसके आधार पर जो है संसाधन को दो प्रकार में बांटा गया है। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, जैव संसाधन अर्थात सजीव वस्तुओं से इसका अर्थ लगाया जाता है। सजीव वस्तुओं के समूह को जैव संसाधन कहते हैं। इसकी प्राप्ति जैव मंडल से प्राप्त होती है। जैसा कि जैव मंडल यानी कि एक सजीव जगत अर्थात हमारा जो वायुमंडल है उसी को हम लोग जैव मंडल भी कहते हैं, क्योंकि जीव जंतु यहीं पे क्या करते हैं, निवास करते हैं, यहीं से उपस्थित होते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने उदाहरण भी दिया हुआ है, मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य एवं अन्य प्राणी समुदाय। मतलब कि वैसे प्राणी समुदाय जिसमें जीव होती है उसको हम लोग जैव संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा है अजैव संसाधन। इसका अर्थ हम लोग निर्जीव पदार्थों से लगाते हैं। निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टानें, धातु, खनिज, जिसके साथ साथ मानव के द्वारा बनाया गया जितनी भी वस्तुएं होती है सभी अजैव संसाधन के अंतर्गत आती है। चलिए, ये था हमारा उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। इसके बाद है उपयोगिता के आधार पर संसाधन को भी दो वर्गों में बांटा गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है नवीकरणीय संसाधन, यानी वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। मतलब किसी भी माध्यम से अगर हमारे पर्यावरण के कोई वस्तु को अगर किसी भी प्रकार से अगर फिर से प्राप्त किया जाता है तो उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यह जो होता है एक सतत प्रक्रिया होता है, यानी कि जो लगातार जारी रहता है, और इसको हम लोग नवीकरणीय संसाधन को सतत संसाधन भी कहते हैं। यहाँ पे जैसे दिया सौर ऊर्जा, जल, विद्युत, वन एवं वन्य प्राणी। यानी कि सौर ऊर्जा मीन्स बोले तो जैसे मान लीजिए सूर्य का जो प्रकाश है और उससे हम लोग को जो भी ऊर्जा मिलती है। इसके साथ साथ जल है, विद्युत है, वन है, और इसका जो है दूसरा हमारा आता है, तो दूसरा आता है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन जिन संसाधन का प्रयोग एक बार करने पर समाप्त हो जाता है उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अर्थात इसको अचक्रीय संसाधन भी कहते हैं। तो अचक्रीय संसाधन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन को हम लोग चक्रीय संसाधन भी कहते हैं। और इसको जो है अनवीकरणीय संसाधन को अचक्रीय संसाधन, कहीं कहीं पे दिया रहता है कि निम्नलिखित में अचक्रीय संसाधन को बताएं। तो जैसे मान लीजिए जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन बनने में बहुत समय लगता है, करोड़ों वर्ष, लाखों करोड़ों वर्ष के पश्चात जो है जीवाश्म ईंधन हम लोग को प्राप्त होता है। जीवाश्म ईंधन के रूप में पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, इसके साथ साथ जो है कोयला है। तो जैसे मान लीजिए कोयला है, कोयला को हम एक बार जला देते हैं तो जो उसका अवशेष बचता है उसको पुनः उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्वामित्व के आधार पर संसाधन के चार प्रकार होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के चार प्रकार होते हैं। स्वामित्व का मतलब क्या होता है? जिस पर किसी विशेष व्यक्ति या किसी समुदाय के साथ साथ जिस पर देश का अधिकार होता है। तो स्वामित्व का मतलब
स्वामित्व से दर्शाता है, अधिकार को दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए पहला है व्यक्तिगत संसाधन, यानी वैसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है। वैसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है उसे हम लोग व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए भूखंड, जैसे जो भूखंड होता है, भूखंड का मतलब क्या होता है? भूखंड यानी भूमि का टुकड़ा। तो भूमि जो होता है उस पर किसी न किसी व्यक्ति विशेष का क्या होता है? अधिकार होता है। जैसे मान लीजिए मोबाइल है, तो जो मोबाइल होता है, मोबाइल पर भी किसी न किसी विशेष व्यक्ति का ही अधिकार होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मोबाइल, लिख सकते हैं मोबाइल। अदरवाइज इसके साथ साथ एग्जाम्पल है तो बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। इसके साथ साथ जैसे मान लीजिए घर है, तो घर क्या होता है? घर भी किसी विशेष व्यक्ति का ही होता है। तो डॉट डॉट करके इत्यादि लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि जिस पर जो है किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, विशेष व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे हम लोग व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। दूसरा है हमारा सामुदायिक संसाधन। तो सामुदायिक संसाधन का मतलब होता है जिस पर किसी समुदाय का अधिकार होता है। समुदाय मतलब कि वैसा स्थान, जगह जहाँ पे सारे लोगों का जो है वहाँ अधिकार होता है, हर कोई वहाँ पे जा सकता है। ठीक है, जैसा हम परिभाषा लिखे हैं कि वैसा संसाधन जो किसी खास समुदाय के अधिपत्य में होता है। अब समुदाय के अधिपत्य में होता है मतलब जिस पर, जैसे मान लीजिए गांव हो गया, तो गांव के सारे लोगों का वहां पे अधिकार होता है, जिसका उपयोग समूह के लिए किया जाता है। ठीक है, जिसका उपयोग, जैसे मान लीजिए जो सामुदायिक संसाधन होता है उस पर, उसका जो सामुदायिक संसाधन होता है उस पर जो है उपयोग मतलब हर कोई उसका उपयोग कर सकता है। जैसे मान लीजिए, जैसे हम लिख दिए मंदिर, तो मंदिर जो होता है, मंदिर में हर कोई जा सकता है। मंदिर में आने जाने के लिए किसी को भी बाध्य करना नहीं पड़ता है। उसके साथ साथ हो गया शमशान। तो जो शमशान होता है, शमशान का मतलब आप लोग समझते हैं। तो शमशान पर भी हर किसी का अधिकार होता है, मतलब कोई भी वहां पे जा सकता है। उसके बाद हो जाएगा पशुचारण के लिए, पशुचारण क्षेत्र, पशुचारण का क्षेत्र, यानी कि जहां भी पशुओं को चराया जाता है वैसा क्षेत्र। डॉट डॉट करके यहाँ पर भी इत्यादि, मतलब कितना ही नहीं होता है। डॉट डॉट से तात्पर्य जो होता है कि इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है। ठीक है, इसके बाद है राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? देश या राष्ट्र के लिए उपयोग में आने वाली संसाधन, देश या राष्ट्र के लिए उपयोग में आने वाली संसाधन को हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यानी कि देश या राष्ट्र के अंतर्गत जितना भी संसाधन उपलब्ध है उसमें, जैसे इसके अंतर्गत जो है राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत ये सामुदायिक संसाधन और व्यक्तिगत संसाधन हो सकता है। यानी कि जो राष्ट्रीय संसाधन है, तो राष्ट्रीय संसाधन पर क्या होता है? देश का अधिकार होता है, वह जब चाहेगा, जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय संसाधन यानी कि राष्ट्र का जो प्रमुख होता है, प्रमुख व्यक्ति के द्वारा जो सामुदायिक संसाधन है उस पर उसका अधिकार होता है। इसके साथ साथ जो व्यक्तिगत संसाधन होता है, व्यक्तिगत संसाधन पर भी उसका अधिकार होता है। तो यहाँ पे हम परिभाषा लिखे, देश या राष्ट्र के लिए के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होता है। जैसे देश में उपलब्ध जो भी संसाधन है, जैसे मान लीजिए राज्य या राष्ट्र का राज्य या राष्ट्र का संसाधन, मतलब इसके अंतर्गत आ जाएगा क्या? यानी कि राष्ट्र में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी संसाधन है, वह सभी जो है वह सभी राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। उसके बाद है चौथा हमारा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन मीन्स बोले तो जिस संस्था का नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है, जिस संसाधन का नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है। अंतरराष्ट्रीय संस्था का मतलब क्या होता है? जिसमें हमारे राष्ट्र के साथ साथ यानी कि हमारे देश के साथ साथ दूसरे देशों का भी जिस पर अधिकार होता है उसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन में क्या आ जाता है? जैसे मान लीजिए महासागर हो गया, समुद्र हो गया, तो महासागर और समुद्र से जो भी
वस्तु, खनिज पदार्थ जो भी निकलता है उस सभी पर किसका अधिकार होता है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है। और उसका उपयोग किसी देश के द्वारा किया जाता है। कब? किसी देश के द्वारा उसका उपयोग किया जाता है, तो ये उसका उपयोग करने के लिए सारे देशों से उसके क्या करना पड़ता है? सारे देशों से इसकी इजाजत लेनी पड़ती है, मतलब उसकी सहयोग के साथ उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोगों ने पढ़ा व्यक्तिगत संसाधन के बारे में, सामुदायिक संसाधन के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के बारे में। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला है विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले संसाधन को 2 प्रकार से देख सकते हैं। पहला जो है, इसमें जो है विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। पहला है संभावी संसाधन, अगला है विकसित, अगला है भंडारित, उसके बाद संचित। संभावी संसाधन का मतलब होता है जो संभव हो सके, पहले से यह उपलब्ध नहीं होता है लेकिन कोशिश करने पर इसे संभव बनाया जा सकता है। जैसा हम एग्जाम्पल लिखे हैं, परिभाषा इसका लिखे हैं, इसके साथ एग्जाम्पल हम बताएंगे। वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, मतलब कि जैसे मान लीजिए हमारे किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होता है लेकिन हमको पता नहीं होता है, लेकिन जिसका उपयोग, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, जिसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं, मतलब हम अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे दिया है हिमालय का खनिज, हिमालय क्षेत्र का जो खनिज होता है, यानी कि जैसे हिमालय का क्षेत्र, अगर हिमालय के क्षेत्र में अगर हम लोग खुदाई करेंगे तो वहां से नाना प्रकार की खनिजें प्राप्त होगी जो हमारे दैनिक जीवन में उसका उपयोग जो है हो सकता है। तो इस प्रकार का जो संसाधन होता है उसे संभावित संसाधन कहते हैं। दूसरा होता है विकसित संसाधन। तो विकसित संसाधन का मतलब वैसा संसाधन जिनका उपयोग, वैसा संसाधन जिनका उपयोग सर्वेक्षणोपरांत, सर्वेक्षणोपरांत का मतलब जिसका, वैसा संसाधन जिसका सर्वेक्षण हो चुका है तो उसका जो है मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण कर दिया जाता है। सर्वेक्षण के बाद उसका जो मात्रा है एवं उसका जो गुण है निर्धारित कर दिया जाता है, उसे ही विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे आज जो है हमारे देश में जो भी महंगे महंगे जो भी तत्व होते हैं, पदार्थ होते हैं, वस्तुएं होती है, उसे हम लोग विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे सोना है, चांदी है, हीरा है, इसके साथ साथ बहुत सारे हैं। उसके बाद अगला है भंडारी संसाधन। तो भंडारी संसाधन का मतलब जिसका भंडारण किया जा सकता है, ठीक है, वैसा संसाधन जिसे भंडारित करके रखा जा सकता है उसे हम लोग भंडारी संसाधन कहते हैं। जैसे हम परिभाषा लिखें कि वैसा संसाधन जिनका भंडारण मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है। जैसे मान लीजिए मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जैसे हम लोग यहाँ पे उदाहरण दिए हैं हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। जैसे मान लीजिए अभी वर्तमान की घटना है, जिस प्रकार से कोरोना महामारी में लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, तो ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए वहां पे क्या होता है, मतलब सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस भर करके रखा जाता है, जिसका उपयोग अभी वर्तमान में महामारी के समय किया जा रहा था। तो यह जो है ऑक्सीजन को हम लोग भंडारी संसाधन कह सकते हैं। इसके बाद है संचित संसाधन। तो संचित संसाधन का मतलब होता है वैसा संसाधन जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। वैसा संसाधन जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे हम लोग किसी भी संसाधन को, अगर कोई वस्तु संसाधन नहीं है तो अपने बुद्धि विवेक के द्वारा उसको जो है क्या कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। जैसे जल विद्युत उत्पन्न करना, पहले जो है जल से विद्युत उत्पन्न नहीं किया जाता था, लेकिन हम लोगों के प्रयास से यह भी संभव हो सका। उसके साथ साथ सौर ऊर्जा का प्रयोग भी संभव हो सका। चलिए आज हम लोगों ने संसाधन के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा बहुत अच्छे से। मैं आशा करता हूँ आप लोग को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। इसके साथ साथ मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि हमारा जो चैनल है रोहित पढ़ेओ, इसको आप लोग लाइक करेंगे, इसके साथ शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।